Hello and good evening, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy's UPSC Environment Series. We are at lecture 26 and we were studying about the various acts and provisions, regulations, rules, and continuing the previous lecture, we have completed the important acts in the previous lecture, that is lecture number 25, link of which is given below, or you can also go to our Telegram channel. All material is available for free. We always advise that you should keep material in your front, then you should study the lecture. Now coming to the other acts which are very important, the first one is the green highways plantation transplantation beautification and maintenance policy 2015. Basically the idea was to have a green highway policy. अब क्या हुआ कि भैया हमने हाईवेज बना दी, अब बेसिकली क्या हुआ कि हाईवे के चक्कर में बहुत पेड़ वेड़ काटने पड़े हैं। तो बोला कि ठीक है यार, आप जो है हाईवे को ग्रीन करो। तो लगभग 1000 करोड़ पर ईयर जो है हाईवे की ग्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। देखो उससे होता क्या है, एक तो जब आप हाईवे में चलेंगे तो आमने सामने से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं, अगर उन दूसरों का ग्लेस या उन दूसरों की लाइट एक दूसरे के आँख में लगेगी रात को, तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक तो जो बीच में जो लाइन होती है, डिवाइडर जो होता है, उस पर अगर पौधे लगे होते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगे होते हैं, तो उससे वो एक्सीडेंट का खतरा टल जाता है। फिर समर में जो है रोड्स इतनी गर्म नहीं हो पाती, नॉइज़ पॉल्यूशन रिड्यूस होता है किससे, पेड़ों से। सॉइल इरोजन चेक कर सकते हो आप, एंड प्रिवेंटिंग द ग्लेयर फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ द इनकमिंग व्हीकल्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि उनको मेंटेन करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। और ऐसा बोला, इस पॉलिसी में ये बोल दिया गया था कि जितनी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका जो 1% होगा वो हाईवे की ग्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। नाउ सेकंड वन इज़ द केमिकल सेफ्टी। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 रूल्स नोटिफाई किए थे गवर्नमेंट ने, दैट इज़ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल्स रूल्स 1989 एंड केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996 फॉर इंश्योरिंग केमिकल सेफ्टी इन द कंट्री। कुछ भी ऐसा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना कर दें जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए घातक हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011। अब इसमें वेरियस रूल्स आते रहते हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, बेसिकली CRZ जो बनाए गए हैं वो आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं। इट इज़ मेड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ CRZ रूल्स वर फर्स्ट फ्रेम्ड इन 1991। ठीक है, बेसिकली इसमें 4 जोन में डिवाइड किया गया है, CRZ 1, 2, 3 एंड 4। देखो हुआ क्या कि 1991 में जो रूल्स बनाए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए। देखिए इंडिया एज अ कंट्री हमारी एक गलत आदत रही है कि जब हम पहली बार एक्ट बनाते हैं, पहली बार कोई रूल बनाते हैं, तो इतना टफ और इतना हार्श बना देते हैं कि उसके अंदर काम कर पाना या उसको इम्प्लीमेंट कर पाना अपने आप में एक बाधा, अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। फिर हम उसको बाद में डाइल्यूट करते हैं, जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल उसको ढालते हैं और एक्ट को फिर वैसा बनाते हैं। 10 द सेंटर नोटिफाइड, फिर 2011 में उन्होंने न्यू रूल सर्टिफाई किए। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन। देखो लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन क्या होती है, यहीं पे समझ लो आज आप। ठीक है, बार बार कंफ्यूज मत होना। टाइड आया जब पानी फुल था तो पानी यहाँ तक आया, यहाँ तक मैक्सिमम पानी आता हाई टाइड में। लो टाइड में जब पानी नीचे वापस जाता है तो मिनिमम यहाँ तक जाता है, इससे नीचे पानी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लो टाइड लाइन, ये हो गया आपका हाई टाइड लाइन। और ये जो जोन है इसी के लिए CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन की गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसी को एरिया को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये जो हम हाई टाइड लो टाइड लाइन लेते हैं वो आपका स्प्रिंग टाइड में लेते हैं, स्प्रिंग टाइड में लेते हैं। देखो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, अर्थ सन, तो ये एक लाइन बन गई। मून या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, किस में, स्प्रिंग टाइड में। ठीक है, और नीप टाइड में देखो क्योंकि और कम हो जाता है, तो नीप टाइड में बेसिकली ये आपका सन हुआ, ये आपका अर्थ हुआ, तो या तो आपका जो मून है वो यहाँ रहेगा या नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीप टाइड। ये हम आपको ज्योग्राफी की जब सीरीज़ करेंगे तब अच्छे से समझाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हर चीज़ आपकी पूरी की पूरी आपको समझाई जाएगी। कोई डाउट आपको कभी कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम अलग से, आप अपना हमें इंस्टाग्राम पे जाके हमारा पेज फॉलो करना, हमें अलग से DM करना, हम आपको अलग से वीडियो बना के भेजेंगे, आपको वहाँ समझाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना और बेहतर तरीके से समझाना। ठीक है, अब CRZ 1 में हमने कौन से ले लिए, इको सेंसिटिव जोन, जैसे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्सेस, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड, इंटरटाइडल जोन। अब
टू में क्या ले लिया हमने, एरियाज क्लोज टू शोर लाइन विच हैव बिन डेवलप, जो डेवलप हो चुके हैं। CRZ3 में क्या ले लिए, कोस्टल एरियाज दैट आर नॉट सब्सटेंशियली बिल्ड अप इंक्लूडिंग रूरल कोस्टल एरिया, उतने डेवलप नहीं है, और रूरल कोस्टल एरियाज किस में आएंगे, CRZ3 में। और CRZ4 में वाटर एरिया फ्रॉम LTL टू द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, तो ये क्या आ गया आपका LTL, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे कहीं टेरिटोरियल जोन जो आपका नॉटिकल माइंस में नापा जाता है वो खत्म हो रहा होगा, तो ये CRZ4 में आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोस्टल जो स्ट्रेचेज हैं उनको बचाना, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर करना, फिशिंग जो उनकी जो कम्युनिटी राइट्स हैं उनको सिक्योर करना, जो भी डेवलपमेंट है वो साइंटिफिक और सस्टेनेबल मैनर पे हो, ये 4-5 चीज़ें होती हैं। फिर एक शैलेश नायक कमेटी बनी थी, CRZ 2011 में नोटिफाई हो गए थे नए रूल्स, उसके बाद एक शैलेश नायक कमेटी बनाई गई जिन्होंने कुछ और रिकमेंडेशन दी, उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जो नोटिफिकेशन 2018 आया था, ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी बातें और उसको इम्प्रूव किया गया, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई CRZ से। अब एक है आइलैंड प्रोटेक्शन, IPZ आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, दैट इज IPZ 2019 की ये गाइडलाइन है फॉर अंडमान एंड निकोबार। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो स्मॉलर आइलैंड्स हैं जैसे बाटांग, हैवलॉक, कार निकोबार, इसमें जो है जो हाई टाइड लाइन है, मैंने आपको पीछे समझाया था ना, जो हाई टाइड लाइन है उसको उसके 20 मीटर बार आप कुछ एक्टिविटीज़ परमिट कर सकते हैं, जैसे टूरिज्म से रिलेटेड शार्क्स सेक्स बना सकते हैं, जो हट्स होते हैं ऐसे, है ना, और उसके बगल में आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यही जो लिमिट है 50 मीटर हो जाएगी जब आप बड़े आइलैंड्स में चले जाएंगे। तो बेसिकली यही टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये सब गाइडलाइन बनाई गई थी। और इन केस कंस्ट्रक्शन ऑफ सच रोड्स पास थ्रू मैंग्रोव्स अ मिनिमम 3 times द मैंग्रोव एरिया डिस्ट्रॉयड्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शैल बी प्लांटेड एज अ कंपनसेटरी प्लांटेशन। तो भाई अगर आप रोड बनाते हो और वहाँ पे कोई पेड़ आपको काटना पड़ता है, तो आपने अगर एक पेड़ काटा तो आप 3 मैंग्रोव लगाओगे कहीं और, ठीक है। अब आ जाओ आप 2016 में 2-3 गाइडलाइन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक मैनेजमेंट, 2016 में गाइडलाइन आई, ठीक है। अब हुआ क्या कि 2016 में बहुत सारी गाइडलाइन आ गई, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लाइट 2016 आई। इसने किसको रिप्लेस किया, इसने रिप्लेस किया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। देखो ये बड़े ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अर्बन एरियाज़ में भी, और अब वो रूरल एरियाज़ की भी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। 2000 के रूल्स में क्या था कि बहुत सारी चीज़ें बाहर थी, बट जब 2016 के रूल्स लाए गए तो उन्होंने एरिया को एक्सपैंड कर दिया, वो म्यूनिसिपल एरिया से बाहर आ गए। नाउ द अर्बन एग्लोमरेशन, सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स भी इंक्लूड कर दी गई है। ये किस चीज़ की बात करता है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैन्युफैक्चरर। एक चीज़ आ गई कि जो मैन्युफैक्चर करेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको कलेक्ट करने की, जो जनरेट करेगा, हम जो जनरेट करेंगे, जो जनरेटर हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कलेक्ट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोसेस करेगा, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उसकी देखरेख के लिए एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। और उसका चेयरमैन कौन होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और उन्होंने बोला कि आप बायो रेमिडिएशन और बायो माइनिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। देन फिर हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स आए 2019 में। बेसिकली इन्होंने कुछ बात क्या दी, इन्होंने कहा कि भैया जो सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है बाहर से वो तो इंपोर्ट नहीं करोगे आप, चाहे आप SEZ में लेके आना हो आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है सिल्क वेस्ट जो पहले एक्सपोर्ट होता था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि आपको उसको एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज कंपोनेंट है, अब बेसिकली क्या हुआ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक टॉय बनाता हूँ। अब क्या हुआ कि टॉय मैंने बाहर भेज दिया, मान लिया मैंने ओमान भेजा, अब वो जाके ओमान में क्या वो ख़राब हो गया। अब वो क्या हुआ कि सेलर, मैं तो सेलर हूँ अमेज़ॉन पे, अब वो वापस आएगा। अब इंडियन गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, उसे एज अ वेस्ट ट्रीट कर देती थी, तो वो अंदर नहीं आ सकता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका अगर कोई ऐसा डिफेक्टिव माल होता है तो आप उसको वापस मंगा लें, लेकिन 1 साल के अंदर जब से आपने एक्सपोर्ट किया है उसके 1 साल के भीतर वो वापस आ जाना चाहिए। उसमें आपको उसके बाद आएगा तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे पहले आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन industries which do not require consent under Water Act of 1974 and Air Act of 1981 are now exempted from requiring authorization also under the hazardous and other waste मैनेजमेंट रूल 2016। तो जो इन दोनों एक्ट्स में एग्जेम्प्टेड हैं कैटेगरीज, उनको 2019 में जो हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उनमें भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, देखो 2016 में सबसे ज़्यादा रूल्स आए हैं। एसआरटीएस जो है 2019 में आए थे। देखो सिंपल सी बात है, आराम से सोचो बैठ के। कंस्ट्रक्शन हुआ, डेमोलिशन हुआ, क्या हुआ, मलबा इकट्ठा हुआ। अभी वो ट्विन टावर्स गिरे तो कितना मलबा इकट्ठा हुआ, कितनी एमसीडी वो जो भी वहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, कितनी गाड़ियाँ उसको लगी उसको साफ़ करने के लिए। अभी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उस मलबे को साफ़ करने के लिए। तो होता क्या है कि जो डेमोलिशन साइट होती है उस पर आप सेग्रीगेट करेंगे। ये रूल बोलता है कि आप सेग्रीगेट करेंगे, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ देंगे। जो लार्ज जनरेटर्स हैं, लार्ज जनरेटर्स किन्हें कहा जाता है, हु जनरेट मोर देन 20 टन्स और मोर इन वन डे और 300 टन्स पर मंथ, वो एक प्लान देंगे सरकार को कि भाई हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम इसको ऐसे हटाएंगे, इसको ऐसे मैनेज करेंगे, ये चीज़ें हम सेग्रीगेट करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट पे कम से कम इफेक्ट हो। वो जो है बेसिकली जो वेस्ट है उसको 4 स्ट्रीम्स में डिवाइड करेंगे: कंक्रीट, सॉइल, स्टील, वुड एंड प्लास्टिक्स, ब्रिक्स एंड मोटार। क्योंकि जैसे ब्रिक्स एंड मोटार रीयूज़ की जा सकती है, इसमें वुड रीयूज़ किया जा सकता है, स्टील रीयूज़ किया जा सकता है, सॉइल रीयूज़ किया जा सकता है। कंक्रीट को आप इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर वो उसको इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली कहीं भरान होना है, किसी ज़मीन का लेवल ऊपर करना है, तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। और आप जो है जब ये सब काम करेंगे तो आप रिलेवेंट चार्ज भी भरेंगे। और ड्यूटीज़ है, फिर उसने इस रूल्स में जो है ड्यूटीज़ ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स भी बोला कि आप एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान देंगे, फैसिलिटी फॉर प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी बताएंगे, आप स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की परमिशन लेंगे, उन्हें बताएंगे। कोई भी जो आपकी हरकत है वो अगर हैबिटेट क्लस्टर्स, फॉरेस्ट एरियाज, वाटर बॉडीज़, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स एंड प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंट कल्चर एंड हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंटरेस्ट पे हो रही है, तो वहाँ पे आप दूर रहेंगे। आप ये सब काम ज़्यादा वहाँ पे नहीं करेंगे, और कर भी रहे हैं तो मिनिमम इम्पैक्ट होना चाहिए। देन प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग फैसिलिटी एक्सीडिंग 5 टन्स पर डे कैपेसिटी सेल मेंटेन अ बफर जोन ऑफ नो डेवलपमेंट अराउंड द फैसिलिटी। यहाँ अगर कोई फैसिलिटी लगी हुई है तो इसके अगल बगल कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ताकि जल्द से जल्द उसको रिसाइकिल कर सकें। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ गए 2016 में। देखो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, बेसिकली उसकी ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल फेस, भाई मेरी स्किन काट दी, मेरे गॉल ब्लैडर निकाल दिया, है ना, कोई पशु का कोई अंग काटना पड़ गया, नीडल, सिरिंजेस, अदर मटेरियल्स, ये क्या है, ये सब जो है बायोमेडिकल वेस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इस रूल्स का कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनका सेफ डिस्पोजल हो, क्योंकि वो जो है उसमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं कई बार, और एक खतरा बना रहता है कि वो इन्वायरमेंट में फैल जाएंगी। इसका एम्बिट जो है बढ़ा किया गया था। अब इस एम्बिट में जो है वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सर्जिकल कैंप्स, अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ भी अब आती हैं। तो उन्होंने बोला क्या भैया फेज आउट करो, जो एक तो जो क्लोरीन के बैग्स आते थे पहले, वो ग्लव्स, ब्लड बैग्स, ये सब जो है आप इसको जो है बाहर करो, ये सब तो यूज़ ही नहीं कर रहा। दैन जो भी आपका वेस्ट है उसको प्री ट्रीट करो इन अकॉर्डेंस विद दी मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय दी WHO एंड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कैटेगराइजेशन करो आप बायोमेडिकल वेस्ट की 4 कैटेगरीज में। भाई कुछ आपने देखा ना, कहीं जगह काली पन्नी लगी होती है, कहीं जगह लाल पन्नी लगी होती है, कहीं जगह ग्रीन पन्नी लगी होती है, और पहले जो थी ये 10 कैटेगरीज थी, इससे पहले 10 नहीं, तो उसको 4 में किया। देन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स फॉर पॉल्यूटेंट्स, है ना, द रूल्स प्रिस्क्राइब मोर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स फॉर इंसिनरेटर्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन दी इन्वायरमेंट। इंसिनरेटर का होती है जहाँ पे जलाया जाता है वेस्ट को। देन रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की, आप एक जो है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे एंड डिस्पोजल फैसिलिटी बनाएंगे अपने स्टेट में, और सेफली डिस्पोजल होना चाहिए ये सब जो बायोमेडिकल वेस्ट है। इसके जो सिलेंट फीचर्स थे, इसमें 2018-2016 में ये रूल्स है, 2018 में इसमें फिर अमेंडमेंट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भैया ये जो क्लोरिनेटेड बैग्स हैं इन्हें तो आप फेज आउट करो ही करो 2019 तक। ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट मेंटेन करेंगे अपनी वेबसाइट पे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, कैसे उन्होंने वेस्ट मैनेज किया है। देन ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी शैल एस्टैब्लिश बार कोडिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय CPCB ऑन March 27, 2019। तो बेसिकली ये यही कह रहा है कि CPCB ने जो गाइडलाइंस बनाई है आप उसको फॉलो करेंगे। आप जो है बायोमेडिकल वेस्ट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में बार कोडिंग करेंगे, उसका सेफ डिस्पोजल करेंगे, GPS का इस्तेमाल करेंगे, और जो ऑक्यूपायर है, मतलब जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो सब जो है प्री ट्रीटमेंट करेगा, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करेगा, स्टरलाइज करेगा किसी भी वेस्ट को एज प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO या फिर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब ई वेस्ट तो भैया बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। अब आज जो आप मोबाइल छोड़ते हैं, ये लैपटॉप ख़राब हो जाएगा आपका, या ये मोबाइल ख़राब हो जाएगा, आप कहाँ फेंकोगे? तो 2011 में ही एक्चुअली रूल्स आ गए थे, फिर 2016 में फिर रूल्स आए। लगभग 21 प्रोडक्ट शेड्यूल 1 में डाले गए हैं अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस रूल।
जिसमें कि CFL जो आप तो आप LEDs आती हैं, CFL जो है उसके अंडर ही है। इस एक्ट में पहली बार एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी। अब ये बात देखो बड़ी अच्छे से समझो कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। मैंने जो है एक ट्यूबलाइट बनाई, मैंने दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूट करी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस ट्यूबलाइट को वापस, जब वो ख़राब हो जाएगी तो वापस मैं ही उसको डिस्पोज़ करूँगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। या कोई मोबाइल हो गया, मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो हूँ उसको वापस लूँगा और उसको सेफली डिस्पोज ऑफ करूँगा। उसको जितनी चीज़ें उसके अंदर रीयूज़ हो सकती होंगी उसको रीयूज़ करूँगा, और जितनी चीज़ें डिस्पोज ऑफ होनी होंगी उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करूँगा। और इसके लिए क्या होगा, मान लिए जैसे मैंने एक मोबाइल था, वो 1000 रुपये का था, तो मैं जो है कंज्यूमर से 1120 रुपये लूँगा। 20 रुपये किस बात के कि भैया जब आपका ये मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो आप मेरे पास वापस आना, ये 20 रुपये आपके एक्स्ट्रा हैं, और इस पे जो ब्याज इतने साल तक होगा ये 20 रुपये, और वो ब्याज मैं आपको वापस दे दूँगा। 20 रुपीज़ एंड द इंटरेस्ट विल बी गिवन बैक टू यू ऑन व्हेन यू रिटर्न दिस प्रोडक्ट व्हेन इट बिकम्स ऑब्सोलीट, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने एक चीज़ और बोली, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने बोला कि ठीक है यार, आप लोग सब मिलके प्रोड्यूस कर रहे हो तो ठीक है, आप लोगों को वापस तो लेना है, तो आप एक प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो कि आप भाई कलेक्शन के लिए अलग अलग लोगों को ना जाना पड़े, आप एक कॉमन पूल बना लो, कॉमन ह्यूमन रिसोर्स बना लो, कॉमन डिस्पोजल फैसिलिटीज़ बना लो, और हम आपको अलाउ कर देंगे। फिर इसके अंदर डिपॉजिट रिफंड स्कीम थी। डिपॉजिट रिफंड स्कीम का मतलब मैंने आपको समझाई दिया कि भाई 1000 रुपये की चीज़ है, 1020 रुपये ले लिए, प्लस जब आप वापस उसको ख़राब हो जाएगी वापस देंगे तो 20 रुपये प्लस आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का रोल इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि इट्स टू इंश्योर सेफ्टी, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑपरेशंस। तो उनकी भी जो सेफ्टी है, तो डिसमेंटल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, उनकी भी सेफ्टी जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की। और अगर कोई भी प्रोविज़न का वायलेशन होता है तो पेनल्टी आपको पड़ेगी। देन अर्बन लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी है कि जो जब ऑर्फन प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई वो मालिक ही नहीं है, वापस कोई नहीं ले रहा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की। वो उसे कलेक्ट करेंगी एंड डिसमेंटल करेंगी वेरियस रिसाइकलर्स से। देन एलोकेशन ऑफ प्रॉपर स्पेस टू एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग। आप ये स्पेस उनको अलग से बना के देंगे। सेलियन फीचर्स जो थे 2018 अमेंडमेंट के, वो ये था कि बेसिकली भैया ऐसा है, आपका जो ई वेस्ट है वो 10 जो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अभी तो हम कह रहे हैं 10% कलेक्ट करो, ये 2023 के बाद तो आपको 70% तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा, और उससे पहले ये 10% बढ़ते जाएगा, ठीक है। नाउ सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स हैज़ बीन ड्राफ्टेड फॉर न्यू प्रोड्यूसर्स। न्यू प्रोड्यूसर्स वो प्रोड्यूसर्स होते हैं कि भैया आपने जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लीजिए उसकी जो लाइफ है वो 10 साल की है, लेकिन आपको बिजनेस करते हुए ही 5 साल हुए, अभी आपको आए हुए ही 5 साल हुए, तो इन ऐसे प्रोड्यूसर्स को हम लोग न्यू प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो उनके लिए बेसिकली अलग टारगेट्स हैं। देन प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया कि वो अप्लाई करेंगे CPCB पे और रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपना काम कर सकते हैं कि ठीक है भैया, हम ये 4 कंपनियाँ हैं, हमारे ये 6 प्रोडक्ट हैं, हम जो हैं ये 2 कंपनियां इन्हें हमने हायर कर रखा है और यही इसे वापस लेंगे और डिसमेंटल करेंगी। तो ये आप इन्फॉर्मेशन सारी किसको दे दोगे, CPCB को, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। देन अंडर द रिडक्शन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस प्रोविजन, ROHS प्रोविजन बोलते हैं उसको, आप द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग शैल बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग ऑफ द ROHS टेस्ट, दैट इज रिडक्शन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस। क्योंकि इन सब ई वेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे हैजार्डियस सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो उसको कम करने के लिए जो रिसर्च और सैम्पलिंग लेगी उसकी जो पैसा होगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, 2016 में आए। बेसिकली एक कुछ माइक्रोन से नीचे तो प्लास्टिक अलाउड ही नहीं है। बोला कि जो भी प्लास्टिक बनाए उसको हार्ड बनाएं ताकि वो जो है रिसाइकिल हो सके, ठीक है। जो जनरेटर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि भैया वो सोर्स को उसको जो है सेग्रीगेट करके दें, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायत, वेस्ट जनरेशन, रिटेलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट, इन सब की जो जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी आराम से एलेबोरेट करके बता रखा है। बल्कि इन 2022 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये EPR तो मैंने आपको बता ही दिया, सर्कुलर इकोनॉमी है, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वापस ले और उसको सेफली डिस्पोज ऑफ करे।
अब 2022 में इसमें अमेंडमेंट रूल्स आए हैं अभी अभी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 4 कैटेगरी में प्लास्टिक को डिवाइड कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे बट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2022 में ही आए हैं। तो EPR कवर्स रीयूज, रिसाइकलिंग, यूज ऑफ रिसाइकिल प्लास्टिक कंटेंट एंड एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल बाय प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। ठीक है, तो किस किस की जिम्मेदारी है? प्रोड्यूसर की भी है, जो और जो इंपोर्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट को उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो ब्रांड ओनर है जो उस ओनर ब्रांड को ओन करता है उन सब की जिम्मेदारी है उसको सेफली डिस्पोज ऑफ करने की। अब जो EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्री कंज्यूमर को बेचने से पहले और पोस्ट कंज्यूमर को बेचने के बाद जो प्लास्टिक पैकेजिंग होनी है उन दोनों पे अप्लाई होता है। बेसिकली 4 कैटेगरीज में इसमें प्लास्टिक को डिवाइड कर दिया गया। एक तो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, बस इतना याद रखो। देन कैटेगरी 3 में मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है। एंड 4 में प्लास्टिक शीट्स और लाइक यूज फॉर पैकेजिंग, और जो कैरी बैग्स हैं वो आपकी कैटेगरी 4 में, बस ये याद रख लेना। ये बस इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। देन जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस हैं कि आप रीयूज़ करेंगे, जो प्लास्टिक जो रीयूज़ हो गया उसे पैकेजिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश प्लास्टिक का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, भाई ये याद रखना। जैसे हमारे क्योटो प्रोटोकॉल में आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, यहाँ पे भी हो गए कि भैया मान लिया हो सकता है मैं अपना टारगेट ना पूरा कर सकूँ और अगर तीसरे आदमी ने ज़्यादा कलेक्ट कर लिया तो मैं उससे एक सर्टिफिकेट ले लूँगा कि ठीक है यार तो मुझे इतने में ये सर्टिफिकेट भेज दे, ताकि मेरी जो ऑब्लिगेशन है इस एक्ट के अंडर उसको या इस रूल्स के अंडर मैं उसको पूरा कर लूँ। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। दैन इन्वायरमेंटल कंपनसेशन है ना, वो किस बेसिस पे होता है? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, भाई जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने अगर कूड़ा किया है तो मैं उसके लिए पे करूँगा, ठीक है। देन कमेटी बनाई जाएगी टू रिकमेंड मेजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो तो देखो हर कमेटी तो बनती है इंडिया में, ठीक है, और वो टाइम टू टाइम मेजर्स रिकमेंड करती है। अब वो मेजर्स कैसे अप्लाई होते हैं या अप्लाई नहीं होते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो वो कमेटी किसके अंदर होगी? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द CPCB अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चेयरमैन उसके होंगे एंड उसका काम क्या होगा? effective implementation of extended producer responsibility including amendments to the extended producer responsibility guidelines। then एक annual report आएगी आपकी EPR पोर्टल पे जिसकी देख रेख पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखेंगे। जो EPR के टारगेट्स हैं वो अब बढ़ा दिए गए हैं। 2030 मैंने इससे पहले आपको बताया था 70% है, अब उसको 100% कर दिया गया कि आप 100% कलेक्ट करोगे, ठीक है। द रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशन फॉर प्रोड्यूसर्स विल बी 50% फॉर रिजिड प्लास्टिक इन 2024-5, 60% इन 25-26, 70% इन 26-27, 80% इन 27-28। तो बेसिकली वो जो लिमिट्स थी उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स आए थे 2017 में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो वेस्ट में थे, इसमें भी एक बड़ा खतरनाक सा प्रिंसिपल लगता है, उसे बोलता है स्मार्ट यूज़ प्रिंसिपल। भाई स्मार्ट यूज़ प्रिंसिपल लगता है किसमें? वेटलैंड्स में। इसको हम वाइज यूज़ प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल बोलता है कि आप वेटलैंड को ऐसे इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे कि भैया उस पर इफेक्ट भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। अब लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे ये नहीं पता। तो बेसिकली आप उस काम के लिए एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाएंगे हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जो कि वो स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर लीड करेंगे, और उसमें जो होंगे वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, हाइड्रोलॉजिस्ट, सोशो इकोनॉमिक्स, लैंडस्केप डिज़ाइन, फिशरीज़, वेटलैंड इकोलॉजी, हर का एक स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। और इनका काम होगा कि भैया जो सस्टेनेबल यूज़ है वेटलैंड का वो किया जाए। क्या एक्टिविटीज़ वेटलैंड में हो सकती हैं वो आप एक लिस्ट बनाओगे, क्या एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं स्ट्रिक्टली वो आप एक लिस्ट बनाओगे, और वो लिस्ट बना के आप जो है नोटिफाई करोगे प्रॉपरली। प्लान्स बनाओगे कि कैसे वेटलैंड्स को डेवलप किया जा सकता है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ एंड स्टेक होल्डर है किसी भी वेटलैंड पर डिपेंडेंट, उनके राइट्स को डिटरमाइन करोगे कि वो किस हद तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पहले एक सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी होती थी, उसको हटा के अब एक नेशनल वेटलैंड कमेटी बना दी गई है, जिसको हेड कौन करेंगे? जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो बेसिकली इसका भी कुछ काम ऐसा ही होगा कि एक तो ये डिजिटल इन्वेंट्री बनाएगी जो कि हर 10 साल में अपडेट होगी, हर 10 साल में अपडेट होगी। देखो अपडेट भी कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखो जो रूल्स में लिखा है हम तो आपको वो पढ़ा रहे हैं। इट विल सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एग्जॉस्टिव डिजिटल इन्वेंटरी ऑफ ऑल वेटलैंड विच बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स। और ये जो कमेटी है ये किस चीज़ की देखरेख करेगी? इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की, वेस्ट डिस्पोजल की जो
अनट्रीटेड वेस्ट है वो डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है वहाँ पे, जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है वेटलैंड पे, वेटलैंड को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, तो इस सब की देख रेख ये नेशनल वेटलैंड कमेटी करेगी। देन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। 2010 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? टू प्रोवाइड स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑन द हायर कोर्ट्स। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं पॉलिटी में, आपको बढ़िया से 3 प्रिंसिपल होते हैं, अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली इसका मैंडेट ये है कि 6 महीने, आप आज मैंने केस फाइल किया, 6 महीने के अंदर अंदर इसको जो है आपको डिस्पोज ऑफ करना है, इसकी सुनवाई करके आपको जो है इस पर फैसला सुनाना है। बेसिकली 5 बेंचेस थी इसकी। प्रिंसिपल बेंच इसकी नई दिल्ली में है, 4 बेंचेस इसकी और भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में है। जो इसकी चेयरपर्सन और मेंबर्स, इसमें चेयरपर्सन जो होते हैं जो बेसिकली वो जस्टिस ही होते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस होते हैं बेसिकली। देन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, और मिनिमम ऑफ 20 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, एंड मैक्सिमम ऑफ 20 फुल टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 3 साल के लिए जो ऑफिस है वो होल्ड करते हैं, एंड टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम वो 65 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। याद रखिएगा कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, and the chairperson is appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India, appointed by central government but in the consultation of Chief Justice of India। एक सिलेक्शन कमीशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। तो ये बात थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। अगली बार हम लोग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सेफ, कीप स्माइलिंग, एंड वी शैल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।